नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्र मंत्रिमंडल की बैठक में पीएम विश्वकर्मा योजना को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। योजना के तहत शिल्पकारों को 1 लाख रुपए तक का लोन 5% ब्याज पर दिया जाएगा। इसके माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा के तहत कौशल कार्यों को बढ़ाने वाले कामगारों का कौशल विकास किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस पर वित्त वर्ष 2023 और 2024 से वित्त वर्ष 2027 से 2028 के बीच 5 वर्षों की अवधि में 13,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा तथा इससे 30 लाख पारंपरिक कारीगरों को लाभ होगा। वहीं इस योजना से झारखंड के भी 1 लाख से अधिक गरीबों को इसका लाभ मिलेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि हरियाणा के नून में भड़की सांप्रदायिक हिंसा में गिरफ्तार गौरक्षक बिट्टू बजरंगी को नून की एक अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जी हाँ, वहीं नून पुलिस के एक प्रवक्ता ने IANS को बताया कि पुलिस ने उसके पास से 8 तलवारें बरामद की है। सहायक पुलिस अधीक्षक उषा कुंडू की शिकायत के आधार पर नून के सदर पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ एक नई प्राथमिकी दर्ज हुई थी, जिसके बाद राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी को मंगलवार को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। जी हाँ, चुनाव के लिए बीजेपी के राज्य में यह पहली लिस्ट है। राज्य में विधानसभा की 230 सीटें बीजेपी ने जो लिस्ट जारी किया उसमें छरपुर, झाबुआ, पिछौर, पथरिया जैसी सीटें शामिल हैं। राज्य में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। जी हाँ, अभी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है। 2018 की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और साल 2020 में कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार गिर गई। इस बार मैदान में बीजेपी और कांग्रेस के अलावे आम आदमी पार्टी भी है। जी हाँ, आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनके स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए भाषण को लेकर निशाना साधा। जी हाँ, उन्होंने इस दौरान महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी तंज कसा है। जी हाँ, महाराष्ट्र के बीड कस्बे में सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के नक्शे कदम पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में पुनः वापस आने की बात कही है। फडणवीस मुख्यमंत्री के रूप में नहीं लौटे बल्कि एक निचले पद पर वापस आए हैं। कोई सोच सकता है कि वे किस पद पर लौटेंगे। जी आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले में न्यायिक प्रक्रिया से बाहर समझौते की चर्चाओं को हिंदू पक्षकारों ने ठुकरा दिया है। हिंदू पक्ष के वकील और दूसरे महिला याचिकाकर्ताओं ने बयान दिया है कि हिंदू पक्ष की तरफ से मुख्य वकील विष्णु जैन ने आज तक से बातचीत किया और किसी भी तरह के सुलहनामे से इनकार किया है। विष्णु जैन ने कहा कि मस्जिद कमेटी को हिंदू पक्ष ने बातचीत के लिए कोई न्योता नहीं दिया है, न ही किसी तरह की कोई बातचीत की जा सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र का दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहा। जी हाँ, मणिपुर मुद्दे पर चर्चा का विरोध करने पर बीजेपी के 4 विधायकों को मार्शलों ने सदन से बाहर कर दिया है। आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हिंसा पर अल्पकालिक चर्चा शुरू की, जिसके बाद बीजेपी विधायक विरोध में खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि दिल्ली से संबंधित मुद्दों पर सदन में बहस होनी चाहिए। तो वहीं उपसभापति राखी बिड़ला ने बीजेपी विधायकों के विरोध पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या उन्हें लगता है कि मणिपुर विधानसभा में चर्चा के लिए कोई मुद्दा नहीं है। यूपी विधानसभा में भी मणिपुर मुद्दे पर चर्चा हुई है। जी हाँ, हालांकि बीजेपी विधायकों ने अपना विरोध जारी रखा। इसके बाद बीजेपी विधायक अभय वर्मा, जितेंद्र महाजन, अजय महावर और OP शर्मा को सदन से बाहर निकाल दिया गया है। जी हाँ,
आपको बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत टोको के क्षेत्र में पहली बार नक्सलियों ने घात लगाकर सुरक्षा बलों के जवानों पर हमला किया है। इसमें 2 जवान शहीद हो गए। जी हां, 11 अगस्त को हुई मुठभेड़ में भारी नुकसान का बदला लेने के लिए नक्सलियों ने हमला किया है। टोको में नक्सलियों से मुठभेड़ में जवान के शहीद होने की दूसरी घटना है। 4 दिनों में 3 जवान शहीद हुए हैं। पिछले करीब 4 साल से नक्सलियों ने टोको प्रखंड को अपना सुरक्षित ठिकाना बना रखा है। जी आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर बिहार के 2 हवाई अड्डों पर विमान सेवा शुरू की जा सकती है। मुजफ्फरपुर और रक्सौल में एयरपोर्ट चालू होने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। उम्मीद है कि इसी साल से मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डे से उड़ान भर सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया की टीम के दौरे के बाद काम में तेजी आ गई है। विमानन कंपनी के अधिकारी व कर्मी भी शहर में कैंप किए हुए हैं। ये टीम रक्सौल भी जा रहे, वहां पर भी एयरपोर्ट चालू कराने की तैयारी चल रही है। 60 किलोमीटर की रेंज की यात्री का सर्वे होगा। AAI से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद दोनों जगहों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने को लेकर एक्शन प्लान बन गया है। विमानन कंपनी के एयरपोर्ट पर काम प्रारंभ करने से पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी से सुरक्षा कवर कराने का अनुरोध किया है। जी आपको बता दें कि जेवर एयरपोर्ट के करीब ग्रेटर अलीगढ़ टाउनशिप बसाने के लिए किसानों से आपसी सहमति के आधार पर जमीन क्रय की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। किसानों की विरोध को देखते हुए जिला प्रशासन ने मुआवजे की राशि बढ़ा दी है। अब जिस किसान की जमीन का क्रय किया जाएगा उसे वर्तमान सर्किल रेट से 4 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा। जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बैठक कर इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। जिला अधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के साथ बैठक कर आपसी सहमति के आधार पर भूमि क्रय किए जाने के लिए अनुमोदन समिति में ये निर्णय लिया है। कुछ दिन पहले किसानों ने टाउनशिप के लिए जमीन देने के विरोध में पंचायत भी की थी। उपजाऊ जमीन नहीं देने का ऐलान भी किया था। जी आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से अगले 24 घंटों में भारत के कुछ 24 राज्यों में बारिश का अनुमान लगाया गया। जी हां, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश की आशंका जताई जा रही है। देश में मानसून इस वक्त ढलान पर है। ऐसे में अन्य किसी भी स्थान पर तेज बारिश की उम्मीद नहीं है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 से 5 दिनों तक पूर्वोत्तर सहित देश के कई क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर बारिश होना तय है। यहाँ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसी तर्ज पर नॉर्थ ईस्ट में भी 16 से 20 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित विदर्भ के क्षेत्रों में 17 से 20 अगस्त तक बारिश हो सकती है। जी हाँ, वहीं इन दिनों उत्तराखंड में मानसूनी बारिश खूब कहर ढा रहा। जी हाँ, मौसम विभाग का मानना है कि उत्तराखंड और हिमाचल के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। यहाँ तूफान की भी चेतावनी दी गई है। इसके अलावा अगले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश, बिहार, कोंकण और गोवा सहित मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में बारिश का अनुमान लगाया गया है। जी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला किया है। आज तक से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आजादी के बाद आज देश के हालात पहले से कहीं ज्यादा खराब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांट रही है। उन्होंने कहा कि यदि आप चाहते कि देश में शांति बने रहे तो व्यक्तिगत मतभेदों को भूलना होगा। महबूबा ने आगे कहा कि राहुल गांधी एक राष्ट्र के विचार को मरने नहीं देगी। जी आपको बता दें कि सरकार ने कुछ राज्यों के केंद्रीय कर्मचारियों का एडवांस सैलरी और पेंशन की सौगात देने का फैसला किए हैं। कर्मचारियों का ये तोहफा ओणम और गणेश चतुर्वेदी को ध्यान में रखकर दिया जा रहा। जी हाँ, एडवांस सैलरी और पेंशन अगस्त महीना समाप्त होने से पहले ही जारी किया जाएगा। जी हाँ, केंद्र सरकार ने कहा कि 2 राज्यों में सभी केंद्रीय कर्मचारियों को ये सौगात दी जाएगी। वित्त मंत्रालय की ओर से 14 अगस्त 2023 को एडवांस सैलरी और पेंशन को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि अगस्त महीने के लिए केरल के कर्मचारियों का वेतन 25 तारीख को जारी किया जाएगा। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।